सभी को नमस्कार। हमारा क्रिश कोर्स चल रहा है और इस क्रिश कोर्स में आज हम समायोजन टॉपिक को समझेंगे कि इसमें से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ग्रेड थर्ड के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग और क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, किन चीजों पे स्पेशली आपको ध्यान देना है। देखिए, टॉपिक की शुरुआत होती है समायोजन होता क्या है। तो समायोजन मतलब सम प्लस आयोजन, अच्छी तरीके से परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना समायोजन कहलाता है। तो ये नहीं पूछेगा। परिभाषाओं के ऊपर अपन यदि बात करते हैं, जितने भी पुराने एग्जाम्स हैं तो दो परिभाषा वहां पूछी गई हैं। पहली परिभाषा गेट्स वन ने, तो ये आपको पढ़ के जानी है। समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और वातावरण के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। देख लेना, स्किनर समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है, छोड़ सकते हैं आप। बोरिंग और सेफर, ये इंपॉर्टेंट है, आई हुई है, देख लेना। समायोजन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और उनको प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में एक बैलेंस स्थापित करता है। तो गेट्स अन्य और बोरिंग और सेफर, ये दोनों डेफिनेशन आपको पढ़ के जानी है, बाकी छोड़ दें। कॉलमैन छोड़ दें, इस समय स्ट्रेंग भी छोड़ दें। ये छोड़ दें, मतलब शॉर्ट एंड स्वीट के हिसाब से दो ही डेफिनेशन पढ़नी। समायोजन की प्रकृति या विशेषता, यहाँ पे जो प्रश्न आपसे पूछेगा कि समायोजन के बारे में कौन सा कथन गलत है, असंगत है, ठीक है, ऐसा कोई प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो बहुत इजी सी याद रखनी है। समायोजन गत्यात्मक या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, मतलब कभी रुकेगा नहीं, ये आया हुआ है, देख लेना। समायोजन शारीरिक और मानसिक संतुलन, ये बैलेंस वर्ड होता है, वो समायोजन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया समायोजन होता है। समायोजन अनुरूपता, अनुरूपता का मतलब होता है मतलब जैसे परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग बन जाना, इसको अनुरूपता बोलते हैं। तो उसके अनुसार करेंगे, क्लास के बाद करता हूँ। अनुरूपता की अवस्था है, जैसी परिस्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना। समायोजन वातावरण और व्यवहार दोनों में क्या करता है, परिवर्तन करता है। जैसा इन्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को बनाओगे, व्यवहार भी उसके अकॉर्डिंग आप बनाओगे। समायोजन मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। मेंटल हेल्थ और एडजस्टमेंट दोनों साथ साथ चलते हैं। जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं, वही समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं। समायोजन का अंतिम लक्ष्य व्यक्ति को अपने आप से परिचय करवाना है, ग्रेड फर्स्ट में आया हुआ, तो देख लेना। समायोजन एक उद्देश्य युक्त प्रक्रिया है, बिना उद्देश्य का एडजस्टमेंट नहीं होता। संशोधन परक, मतलब आप कुसमायोजित हैं तो हो सकता है इन फ्यूचर एडजस्टमेंट हो जाएगा, तो करेक्शन होता रहता है, डायनेमिक है। समायोजन समस्या समाधान की प्रक्रिया, प्रॉब्लम जब आती है तो कुसमायोजन होता है, समाधान होता है, समायोजन होता है, तो समस्या समाधान की प्रक्रिया। समायोजन एक अचीवमेंट और प्रोसेस है, जैसे आप परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हो तो वो अपने आप में एक उपलब्धि मानी जाती है। तो उपलब्धि व प्रक्रिया दोनों है। तो ये इनमें जो मेन विशेषता है उसमें प्रश्न ये बनेगा, समायोजन के बारे में कौन सा कथन है संगत है, ये ऐसे पूछ लिया। एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता क्या है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता क्या है, तो सेम बिंदु है। आंतरिक रूप से संवेगात्मक रूप से नियंत्रित होगा, परिस्थितियों के अनुकूल आचरण होगा, अपने गुण कमियों की समझ होगी, सामाजिकता गुण होगा, ठीक है, उनमें श्रेष्ठता का भाव पाया जाएगा, संवेगों पर उनका नियंत्रण रहेगा, वास्तविक जगत में वो निवास करेंगे, आत्मविश्वास का भाव पाया जाएगा, काल्पनिक ता में बिलीव ये लोग नहीं करते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता होगी, अपने गुण कमियों की समझ होगी, कार्य क्षमता इनमें उत्तम होगी। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है। तो ऐसा कोई प्रश्न बना सकता है। उसके बाद है समायोजन की प्रक्रिया। समायोजन की प्रक्रिया दो रूप में संपन्न होती है, एक होती है अंतः व्यक्तिक और एक होती है अंतर व्यक्तिक। इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। अंतः व्यक्ति का मतलब है अपने अंदर, जब मैं मेरी ही परिस्थितियों के साथ एडजस्टमेंट कर रहा हूं तो वो अंतः व्यक्तिक है। मैं जब दूसरों के साथ एडजस्टमेंट कर रहा हूं तो उसको अंतर व्यक्तिक बोलते हैं। ये याद रखना, आया हुआ प्रश्न है। तो अंतः व्यक्तिक अपने साथ होता है, अपनी शारीरिक मानसिक सामाजिक संवेगात्मक स्थितियां, और अंतर व्यक्तिक होता है दूसरों के साथ जब अपने एडजस्टमेंट करते हैं, परिवार विद्यालय समाज इनके साथ। समायोजन बहुआयामी प्रक्रिया है, मल्टी डायमेंशन क्यों है, क्योंकि ये शारीरिक रूप से भी होता है, मानसिक रूप से भी होता है, इमोशनली भी होता है, सामाजिक भी होता है और विद्यालय समायोजन के रूप में भी होता है। व्यवसायिक समायोजन भी होता है, मतलब बिजनेस के साथ, लैंगिक, लड़के लड़ विपरीत लिंग के साथ, घरेलू मतलब परिस्थितियों के साथ। समायोजन चिंता रहित, तनाव रहित व द्वंद्व रहित प्रक्रिया, ये भी आया हुआ प्रश्न है कि समायोजन में चिंता नहीं रहेगी, कुसमायोजन में चिंता है। कॉन्फ्लिक्ट समायोजन में नहीं रहेगा, कुसमायोजन में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। और द्वंद्व तनाव भी कुसमायोजन में रहता है, समायोजन में नहीं रहता। तो ये प्रश्न आया हुआ है, देख लीजिएगा। समायोजन कितने प्रकार का होता है, इसको छोड़ सकते हैं, इस पे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। रचनात्मक, मानसिक मनोरचना, स्थानापन्न। रचनात्मक मतलब क्रिएटिव वर्क करना, मानसिक मनोरचना मतलब अपने गलत गुण को अच्छे गुण से बदल लेना, और स्थानापन्न मतलब अपनी कमी को दूसरों पर डाल देना, ये छोड़ देना।
समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें 5 कारक हैं, 5 में स्पेशली कॉन्फ्लिक्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर पढ़ के जाना। पहला है अवसाद, भग्नाशा, कुंठा या फ्रस्ट्रेशन, समझ लो, इस पे इंपॉर्टेंट है। जब मेरी कोई इच्छा है, मेरी कोई आवश्यकता और वो किसी भी वजह से पूरी नहीं हो पाती, मैं टीचर बनना चाहता हूँ नहीं बन पाया, कुंठा पैदा हो जाती है। तो कुंठा के ऊपर 2 डेफिनेशन है गुड के अनुसार, किसी इच्छा आवश्यकता के मार्ग में बाधा आने से उत्पन्न संवेगात्मक तनाव, देख लेना। कौलसेनी की ग्रेड फर्स्ट में आई हुई व्यक्ति द्वारा महत्वपूर्ण समझी गई आवश्यकता के अवरुद्ध होने की प्रक्रिया, आप छोड़ भी सकते हो, डेफिनेशन अमूमन कम आती है। भगनासा 2 प्रकार की, आंतरिक और बाह्य, मतलब मेरी वजह से होगी आंतरिक और दूसरों की वजह से होगी बाह्य। भगनासा के कारण क्या हो सकते हैं, आंतरिक कारण और बाह्य कारण, इन पे प्रश्न पूछे गए। आंतरिक मतलब आपकी वजह से होंगे, बाहरी मतलब दूसरों की वजह से होंगे, तो ये अंडरस्टैंडिंग बिंदु है, बट फिर भी इसमें मैंने बताया फिजिकल डिफिशियंसी, विरोधी इच्छाएं पैदा हो जाएं, असंगत गलत आवश्यकताएं, मानसिक संघर्ष चल रहा हो, सबसे बड़ा कारण होता है मानसिक संघर्ष इसका, भगनासा का। नैतिक आदर्श, बाह्य कारणों में भौतिक वातावरण, मतलब मौसम की वजह से हो सकता है, सामाजिक वातावरण, समाज की परंपराएं, रीति रिवाज, अन्य व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, आर्थिक इकोनॉमिक कारण, ये सब बाह्य में आता है। भग्नाशय की स्थिति में आपका 4 व्यवहार करते हैं, आप एकांतवासी बन जाएंगे, रोगग्रस्त होने की बातें करेंगे, आप पलायनवादी प्रवृत्ति भी इसमें हो सकती है, ठीक है, आत्मसमर्पण कर देना, एग्रेसिव बिहेवियर करना, ये 4 प्रकार का व्यवहार इसमें होता है, देख लेना। भगनासा का मापन जो किया था वो किसने किया था, रोजनविग ने किया था, ये 3rd ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। तस्वीर कुंठा परीक्षण बनाया था जिसमें 24 कार्टून होते हैं, 1944 में बनाया था, 49 में इसमें संशोधन हो गया था, तो ये याद रखना, भगनासा मापन किसने किया, रोजनविग। कुंठा आक्रामकता परिकल्पना डोनाल्ड मिलर ने दी थी, इसका मतलब था कि कुंठा का परिणाम आक्रामकता होता है, आक्रामकता का कारण कुंठा होता है। प्रतिगमन वाली छोड़ देना। तनाव, टेंशन क्या है, छोड़ देना, तनाव कुछ नहीं है। जब असंतुलन स्थिति होती है तब तनाव पैदा होता है, तो इस पे विशेष रूप से कोई आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा, इसको इग्नोर कर दें आप तनाव को। तनाव को दुश्चिंता, एंजाइटी क्या है, जब चेतन और अचेतन में संघर्ष होता है उसको दुश्चिंता बोलते हैं, एंजाइटी बोलते हैं, ये सामान्य और आतंक के रूप में हो सकते हैं, नॉर्मल देख लेना, बाकी कोई विशेष नहीं। दबाव, स्ट्रेस थोड़ा सा देख लेना, स्ट्रेस जो है वो स्ट्रिंगर से मिलके बना, मतलब कसना। जैसे अभी आपका ग्रेड 3rd का एग्जाम है तो अब आपके दबाव अभी होने लग जाएगा, एग्जाम का 1 महीना बचा है, क्या करें, कैसे पढ़ें, ये स्ट्रेस है। ये प्रतियोगिता और आत्मसम्मान की वजह से होता है, 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव जो है वो दबाव में तो आपकी पढ़ाई क्षमता बढ़ जाएगी, जैसे मैं साइकोलॉजी का क्रैश कोर्स है, आप इसी से सब कुछ पढ़ लोगे, इतनी स्पीड, मजा आएगा आपको, जिस स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ उसी स्पीड से तुम समझोगे, पॉजिटिव स्ट्रेस है। और नेगेटिव स्ट्रेस क्या होता है, जब तुम्हारी धड़कनें बढ़ जाती हैं, भूख नहीं लगती है, टेंशन आने लग जाती है, कुछ भी याद नहीं हो रहा है, चैप्टर पूरे ही नहीं हो रहे हैं, तो नेगेटिव स्ट्रेस है। तो दबाव शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा स्ट्रिंगर्स का मतलब कसना, और दबाव के मुख्य प्रकार पॉजिटिव यूस्ट्रेस, नेगेटिव डिस्ट्रेस देख लेना। अन्य दबाव भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक छोड़ देना। जीएस की अवधारणा क्या थी, ये इसने दी थी हेंसी सेल्वे ने, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, ठीक है ना। इसके 3 चरण होते हैं, सचेत प्रतिक्रिया चरण, मतलब जब अचानक से दबाव फील करते हो आप। प्रतिरोधी चरण, जब तुम उसको रोकने का प्रयास करते हो। और परिश्रांति, एग्जीबिशन, मतलब जहां आप हार मान लेते हो। दबाव को दूर करने की 2 तकनीक है, समस्या केंद्रित, संवेग केंद्रित। समस्या केंद्रित मतलब संवेग, समस्या के तह में जाकर उसको दूर करना, संवेग केंद्रित मतलब पॉजिटिव संवेग को डेवलप करना। द्वंद्व या संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाना। डगलस होलैंड की परिभाषा आई हुई है, 2 विरोधी विचार या 2 विरोधी उद्देश्यों की वजह से उत्पन्न कष्टदायक संवेगात्मक दशा दबाव द्वंद्व कहलाती है। द्वंद्व मतलब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि सर मैं ग्रेड 3rd करूं या ये करूं, जब 2 विचार आपके दिमाग में पैदा हो जाते हैं उसको कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। द्वंद्व के प्रकार, 3 प्रकार कुर्तलेवी ने बताए थे और 4 प्रकार होलैंड व सीयर्स ने बताए थे। पहला प्रकार है उपागम, उपागम जिसको पहुंच, पहुंच या पद्धति, पद्धति या ग्राह्य, ग्राह्य इसको बोला जाता है। क्या मतलब होता है इसका, अप्रोच, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट को, इसको समझना, इससे बहुत प्रश्न आते हैं ग्रेड 3rd में। जब उपागम, उपागम का मतलब है 2 इच्छाएं ऐसी पैदा हो रही हैं जो दोनों करना चाहते हो, मतलब दोनों वांछित हैं, आप करना चाहते हो, वो उपागम, उपागम है। इसको पहुंच, पहुंच, अप्रोच, अप्रोच बोल दो। तो 2 पॉजिटिव हैं, जैसे मुझे 2 सुंदर लड़कियों में से चुनाव करना है, ठीक है, मुझे 2 मेरी मनवांछित गाड़ियों में से किसी चीज का चुनाव करना है, मुझे 2 नौकरियों में से किसी का चुनाव करना है, मुझे पापा के साथ भी जाना है और मुझे दोस्त के साथ भी जाना है, तो दोनों ही पॉजिटिव हो, वो उपागम, उपागम होता है। परिहार, परिहार में मैं दोनों ही नहीं करना चाहता, लेकिन किसी एक को चुनना पड़ेगा, मैं ना पढ़ना चाहता हूं, मैं ना खेलना चाहता हूं, समझ रहे हो आप। तो मतलब दोनों में ही नहीं होता है, वो परिहार, परिहार होता है। और उपागम परिहार ये लगभग आता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। गाड़ी खरीदनी है लेकिन पैसे नहीं देने हैं, पढ़ाई करनी है लेकिन पढ़ना नहीं है, तो ये उपागम परिहार हो जाएगा। बहुउपागम नहीं पूछता है जिसमें 2 से अधिक पॉजिटिव, नेगेटिव।
ये याद रखना पांचवा जो द्वंद्व वाला। समायोजन की विधियां, विधियों पे दो टाइप के प्रश्न पूछेगा। समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां कौन सी होती हैं और अप्रत्यक्ष विधियां कौन सी होती हैं। प्रत्यक्ष विधियां डायरेक्ट विधि होती हैं जो बाधा को तुरंत समाप्त कर देती हैं। अप्रत्यक्ष विधि होती है जहां अपना अनकॉन्शियस माइंड इसका यूज करता है, मतलब हम बहाने बनाएंगे, लॉजिक देंगे, ये सब जो होता है वो अप्रत्यक्ष विधियां होती हैं। यद्यपि प्रश्न जो आते हैं वो अप्रत्यक्ष पे आते हैं, और अप्रत्यक्ष में भी 6 या 7 विधियां पढ़नी है। क्रिश कोर्स के हिसाब से आपको 6 या 7 पढ़ के जाने हैं। और प्रत्यक्ष में सिर्फ नाम याद रखने हैं 4 कि ये कौन सी प्रत्यक्ष विधियां होती है, तो नाम नाम देख जाना। प्रत्यक्ष विधियों में 4 नाम है। बाधा का विनाश, जो प्रॉब्लम आई है उसको हटा देना। अन्य उपाय की खोज, मान लीजिए घर में कोई चीज है आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, जैसे आम का पेड़ लगा हुआ, आम खात नहीं आ रहे, लकड़ी की सहायता से तोड़ लिया, अन्य उपाय की खोज। लक्ष्य का प्रतिस्थापन, मेरा मन था क्रिकेट खेलने का लेकिन बारिश हो गई, नहीं खेल पाया, कैरम बोर्ड खेल लेता हूँ, लक्ष्य का प्रतिस्थापन। या लक्ष्य का मार्गंतीकरण ऑप्शन भी हो सकता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। लो लक्ष्य का प्रतिस्थापन, मार्गंतीकरण प्रत्यक्ष लक्ष्य है। और व्याख्या करके निर्णय लेना, जब तुम उलझ जाते हो दो चीजों को लेकर तो उनमें से किसी एक चीज का चुनाव कर लो अपने अनुभव के आधार पर। तो ये 4 तो प्रत्यक्ष विधियां हैं। अप्रत्यक्ष विधियां जो हैं उनमें 2 प्रकार होते हैं, प्राथमिक और गौण। प्राथमिक वो हैं जिनका अचेतन मन सबसे अधिक प्रयोग करता है, डायरेक्ट प्रयोग करता है। और गौण होती हैं वो इसी का पार्ट होती हैं। तो ज्यादातर प्रश्न आते हैं वो प्रत्यक्ष पे, इस पे आते हैं, प्राथमिक पे। इन युक्तियों का प्रयोग किसने किया था? फ्राइड ने किया था। कौन सा मन इनका प्रयोग करता है? ईगो मन करता है। कौन से के द्वारा? ये कहाँ स्थित होती हैं? अचेतन मन का प्रयोग होता है। प्रयोग ईगो करेगा, लेकिन वैसे ये जो विधियां होती हैं वो अनकॉन्शियस होती हैं। प्राथमिक युक्तियों में पहली है युक्तिकरण, प्रमेयकरण, औचित्य स्थापन या तार्किकरण। ये चारों नाम एक ही बात है, इंग्लिश में याद रखना, रेशनलाइजेशन। एक वर्ड याद कर लेना, रेशनलाइजेशन क्या होता है, सिंपल सी बात याद रखनी, उदाहरण आएगा। जब मैं कोई भी चीज के पीछे बहाने बनाऊंगा, तार्किक बहाने, लॉजिक बनाऊंगा, उसका औचित्य सिद्ध करूंगा, तो तार्किकता जहां होगी बहानों में, वहां परिमेयकरण आता है। अंगूर खट्टे हैं, नींबू मीठे हैं, मैं बनना नहीं चाहता था, मुझे ये पसंद नहीं था, मैं ये हो गया था, प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे। जहां भी लॉजिक होगा, तार्किक बहाना होगा, वहां परिमेयकरण करना है, ठीक है। तो अंगूर खट्टे नींबू मीठे, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आ जाएगा। दमन अवदमन में इतनी सी याद रखनी है, जब अपन कोई दुखदायी विचार या घटना को भुला देना चाहते हैं, वो दमन या अवदमन है, मतलब याद ही नहीं करना चाहते, उसके साथ अपनी स्थिति ऐसी जुड़ी हुई जिससे अपने को टेंशन होती है। तो ऐसी दुर्घटना हो, इन सबको भुला देना है चेतन मन में, तो भुला देना ये दमन आता है। समन जो आता है उसमें बलपूर्वक आता है, लेकिन दमन समन दोनों कभी साथ नहीं आते, दोनों एक ही प्रकार है। तो समन इसका गौण प्रकार होता है, दमन मुख्य प्रकार होता है। समन में जबरदस्ती बुलाते हैं, बट प्रश्न एक ही आएगा, बाध्यता आएगा, दोनों में से एक आएगा। इसको ज्यादा वो तनाव नहीं लेंगे सर, दमन समन में कोई अंतर मत मानना आप, एक ही ऑप्शन आएगा। प्रतिगमन या प्रत्यावर्तन, रिग्रेशन, इसमें आपको इतना सा याद रखना, जब अपन समायोजन स्थापित करने के लिए बच्चे की तरह, अपने से कम एज के व्यक्ति की तरह व्यवहार करेंगे। बूढ़ा व्यक्ति जोर जोर से रोता है, बूढ़ा व्यक्ति बच्चे की तरह हंसता है, बच्चे की तरह रोता है, बच्चे की तरह अंगूठा चूसता है, बच्चे की तरह कपड़े पहनता है, बच्चे की तरह, मतलब आप अपने से नीचे के बच्चे के समान व्यवहार करके समायोजन स्थापित करोगे। रिग्रेशन यानी पीछे की ओर लौट जाना, ठीक है। रूपांतरण, कन्वर्जेशन क्या होता है? रूपांतरण में आप तनाव को फिजिकल लक्षणों में बदलोगे। जब आपके तनाव हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, तो आप बीमारी का बहाना बनाते हो। सैनिक कहता है कि नहीं मुझे कुछ दिखा नहीं दे रहा, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें जो होती हैं वो कन्वर्जेशन होती हैं। शोधन या उदातीकरण, सबलीकरण, ये सबसे इंपॉर्टेंट विधि है और सबसे रचनात्मक है। यदि बाकी सब में नेगेटिविटी, इसमें नेगेटिविटी नहीं है। नेगेटिविटी क्यों नहीं है, सबसे रचनात्मक क्यों है? क्योंकि इसमें आप नकारात्मक को सकारात्मक में बदलते हो। एक डाकू व्यक्ति साधु बन जाता है, इस उदातीकरण है, समझ गए। एक बदमाशी करने वाला व्यक्ति जो है बहुत अच्छा मुक्केबाज बन जाता है, शोधन है। जब आप अपनी अवांछित इच्छा को पॉजिटिव इच्छा में बदल लेते हो तो इसको मार्गंतीकरण बोलते हैं। एग्जाम्पल जो मैंने भी बताया, ऐसा कोई एग्जाम्पल आएगा। समाज विरोधी को समाज रूप में बदमाश व्यक्ति से बन जाता है। प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन फॉर्मेशन, इसका मतलब होता है मन में इच्छा कुछ और, व्यवहार कुछ और कर रहे हैं। मन बनावे मुंह हिलावे, मुंह में राम बगल में छुरी। भ्रष्टाचार नेता भ्रष्टाचार के उद्भाषण देता है कि समाप्त कर दूंगा और खुद करप्शन ले लेता है। मतलब बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है, ये रिएक्शन फॉर्मेशन होता है। तो ये 7 विधियां प्रधान में आती हैं, याद रखना। गौण युक्तियों में देखना, क्षतिपूर्ति, कॉम्पेंसेशन, इसमें भी खूब प्रश्न पूछे गए। क्षतिपूर्ति क्या होती है? जिस चीज को तुम प्राप्त नहीं कर पाते हो उसको किसी दूसरे माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश करते हो, उसको कॉम्पेंसेशन बोलते हैं। इसके 2 रूप होते हैं, प्रत्यक्ष, गणित नहीं आता, गणित में ही मेहनत करो, ये प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति है। अप्रत्यक्ष पे प्रश्न पूछते हैं, गणित नहीं आती, मैं सोशल साइंस में मेहनत करके ज्यादा नंबर ले आऊंगा, अप्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इसमें खूब प्रश्न पूछे गए। विकलांग बालक कक्षा में प्रथम स्थान लाके समायोजन स्थापित करता है, कौन सी युक्ति का प्रयोग कर रहा है? क्षतिपूर्ति है।
क्योंकि विकलांग है, खेल नहीं पाता है, खेल की पूर्ति पढ़ाई के माध्यम से कर रहा है। एक कम हाइट की लड़की ऊंची एडी की सैंडल पहन के समायोजन स्थापित करती है, क्षतिपूर्ति है। तो ऐसे एग्जाम्पल पूछेगा आपसे। आत्मीकरण, तारतम्य, आइडेंटिफिकेशन। आत्मीकरण में इतना सा होता है कि मैं, जो व्यक्ति सफल बन चुका है, मैं उस जैसा बिहेवियर करता हूं। मैं टीचर बनना चाहता था, नहीं बन पाया, लेकिन जो बन चुका उसकी तरह मैं मॉर्निंग में पेन वेन डाल के, पैंट सूट पहन के और निकल जाता हूं बाहर। तो मैं उसकी तरह बिहेवियर कर रहा हूं, उसकी तरह बनने का प्रयास कर रहा हूं। ये आइडेंटिफिकेशन है आत्मीकरण। मतलब उसके गुण अवगुणों का अनुकरण कर दोगे। अंतःक्षेपण इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना। आत्मीकरण में आप उसको फॉलो करते हैं, अंतःक्षेपण में आप अपने आप को वो आदमी बना देते हैं। मैं ही भगवान हूं, ये अंतःक्षेपण है। और मैं भगवान की तरह मुकुट पहनता हूं, भगवान ड्रेस कोड पहनता हूं, आइडेंटिफिकेशन। विलोपन, प्रत्याहरण, पलायन छोड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आपको लग रहा है कि मैं एक कार्य करूंगा असफल हो जाऊंगा, तो कार्य करने ही मत जाओ। आपको लग रहा है कि मैं दौड़ में भाग लूंगा, हार जाऊंगा, दौड़ वाले दिन जाओ ही मत, ये विलोपन है। एग्जाम में लग रहा है असफल हो जाऊंगा, एग्जाम देने ही मत जाओ। नेगेटिव बिहेवियर, इसमें आप नियम विरोधी व्यवहार करते हैं, ठीक है ना, मतलब समाज विरोधी व्यवहार करते हैं। जो चीज वहां लिखी हुई है, यहाँ लिखी हुई गाड़ी चलाना मना है, फिर भी गाड़ी चलाते हो, यहाँ लिखी है फूल तोड़ना मना है, फिर भी फूल तोड़ते हो। तो ऐसा व्यवहार नेगेटिव बिहेवियर होता है। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। आप अपनी कमी को, मतलब आपको जिस व्यक्ति से गुस्सा आया उसके बजाय दूसरे व्यक्ति पे गुस्सा उतार दो, ये विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट है। पिता द्वारा पिटाई होने पर छोटे भाई की पिटाई करना। बॉस ने आपको डांटा, आपने घर पे जाके बच्चों को मार दिया या चपरासी पे गुस्सा निकाल दिया। तो पापा ने आपको डांटा, छोटे भाई बहन की पिटाई कर दी, तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है, याद रखें। प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन क्या है? जब आप देखो, मैंने पहली युक्ति बताई आपको, प्रत्यय आपका रेशनलाइजेशन, वहां तो आप तार्किक बहाने बनाओगे। और ये जो प्रक्षेपण होता है, इसमें अपनी कमियां दोष को दूसरों पे डाल देना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अपनी कमी को दूसरों पे, ये उसी का पार्ट है। लेकिन इसमें तार्किकता नहीं होती, इसमें तो केवल ये होता है, मेरे में जो कमी थी जिस वजह से मैं सफल हो गया, मैं खुद को नहीं मानूंगा, मैं दूसरों पे डाल दूंगा। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली चीज स्थिति है, ठीक है ना। कमी खुद में है, दूसरों पे डाल देना है। कामी व्यक्ति दूसरों को कामी कहता है, ऐसी चीजें हैं। मन तरंग या कल्पना तरंग, दीवासौपन, ये किशोर अवस्था के बच्चे और विकलांग बच्चे सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। इसमें आप डे ड्रीमिंग करते हो, हवाई किले बनाते हो। आप असफल हो गए, लेकिन आप सोच रहे हो नहीं मैं तो टॉप कर गया, लोग इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे हैं, अखबार वाले मेरे नाम छाप रहे हैं। ये सब जो विचार होते हैं ना, वो डे ड्रीमिंग होते हैं। ये विकलांग बच्चे प्रयोग करते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सहानुभूति छोड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरों के सामने अपने दुखड़े रोना कोई महत्वपूर्ण नहीं पूछता इन पेपर से। वास्तविकता अस्वीकरण, जो सच्चाई है उसको अस्वीकार कर देना। आपके कोई बड़ी बीमारी हो गई, लोग आपको बार बार पूछते हैं, आपने कहा मुझे कुछ भी नहीं हुआ। आप फेल हो गए और आप कहते हैं मुझे कुछ, मैं कोई फेल नहीं हुआ, ये डिनाइल है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, आप बनना चाह रहे थे डॉक्टर, नहीं बन पाए, आप कंपाउंडर बन जाते हो, प्रतिस्थापन है। ये वैसे क्षतिपूर्ति का ही पार्ट होती है, लेकिन कई बार क्या होता है, यदि ऑप्शन में ये नाम हो और ये उदाहरण ऐसा है कि आप मौलिक लक्ष्य आपका टीचर बनना था, लेकिन फोटोस्टेट की दुकान खोल लेता है, तो वो प्रतिस्थापन हुआ है, ठीक है। वो क्षतिपूर्ति का ही पार्ट है, लेकिन ऑप्शन में हो सकता है क्षतिपूर्ति नहीं हुई, प्रतिस्थापन आ जाए। तो डॉक्टर या न बनने पे मेल नर्स बन जाना। बौद्धिकीकरण, बौद्धिकीकरण, इंटेलेक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि अपन कई बार कहता है ना कि यार कोई, मतलब साइंटिफिक बहाना बनाना चीजों को लेकर, कि छोटे वाले भाई और बड़े वाले भाई के लिए पापा दो आइसक्रीम लेके आए और छोटे वाले भाई ने दोनों खा ली। अब वो बड़े वाला भाई आता तो पापा कहते हैं उसको भी दे दे, तो वो कहता है नहीं, मैं तो खा गया क्योंकि वो पिघलने वाली थी। तो मतलब एक प्रकार से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ऐसी बात कहना कि सबको संतुष्टि प्रदान करेगी, यार बात तो सही करा, तो वो खराब ही होती, उससे अच्छा उसने खा ली, लेकिन ये इंपॉर्टेंट में नहीं। विलग्न, आइसोलेशन, मतलब जब आपके तनाव होता है तो आप अकेले एकांत में चले जाते हो, ये आइसोलेशन। यदि आज तक इसमें भी कोई प्रश्न नहीं आया, छोड़ सकते हो। तनाव को कम करने का तरीका है एकांत में चले जाना। समायोजन तंत्र क्या होता है? ये नया बिंदु था और ये रिट में आया था, तो ये कुछ नई चीजें हैं, इसको देख लेना। समायोजन तंत्र किसको बोलते हैं? पहला है पलायन समायोजन तंत्र। पलायन समायोजन तंत्र का मतलब क्या होता है? जब व्यक्ति वास्तविकता या चिंता से बचने के लिए नशीले पदार्थों का, तो एग्जाम्पल पूछेगा आपसे,
एक व्यक्ति को तनाव हुआ और उसने शराब पीनी स्टार्ट कर दी, वो कौन से तंत्र का प्रयोग कर रहा है? तो आपको याद रखना है पलायन समायोजन तंत्र। सिगरेट पीना, शराब पीना, ये सब नशीले पदार्थों का जो सेवन करते हैं वो डिनाइल या पलायन समायोजन तंत्र होता है। परिहार तंत्र क्या होता है? इसके अंतर्गत हम उस परिस्थिति या समस्या से दूरी बना लेते हैं या नजरअंदाज करना प्रारंभ करते हैं जिससे चिंता उत्पन्न होती है। समझ रहे हो परिहार का मतलब? जिस चीज को देखकर आपका दिमाग खराब हो जाता है, आप उससे दूर चले जाते हो, परिहार हो गया। भागने लग गए, दूरियां बना लिया आपने। जिस व्यक्ति से आपको टेंशन होती है उस व्यक्ति से आपने दूरियां बना ली, घर छोड़ के चले गए। संज्ञानात्मक पुनर्गठन, ये एक ऐसा तरीका है जिसके अंतर्गत हम नकारात्मक विचार या विश्वास के स्थान पे सकारात्मक विचार, जो मैं आपको लोगों को बोलता हूँ, बहुत बढ़िया तरीका है। मुझे लग रहा है कि मैं फेल हो रहा हूँ परीक्षा में, मुझे डर लग रहा है मेरा पेपर खराब होगा, आप इसके स्थान पे सोचना शुरू कर दो कि नहीं मेरा पेपर बहुत अच्छा हो रहा है, मैंने जो पढ़ा वही एग्जाम में आ रहा है, मैं टॉप कर रहा हूं। तो ये पॉजिटिव कोग्निटिव तकनीक है, नकारात्मक विश्वास को हटाकर पॉजिटिव विश्वास वहां पे डाल देना, ये कोग्निटिव तंत्र होता है। ये इंपॉर्टेंट है, तीनों ही प्रश्न आए हुए हैं। बीमारी द्वारा समायोजन से समस्या आती है तो बीमारी का बहाना बना लो, ठीक है। और बहिर्दंडात्मक, जब अपनी असफलता को, हताशा को अपन दूसरों पे डाल देते हैं, इसको बहिर्दंडात्मक तंत्र बोलते हैं, मतलब बाहरी कारकों पे डाल देना। और अंतर्दंडात्मक, जब हम अपनी असफलता के लिए दूसरों के बजाय, बाहरी चीजों के बजाय स्वयं को जिम्मेदार ठहराते हैं, अंतर्दंडात्मक। ये रिट में आया हुआ था, इसको देख लेना। फिर आता है कुसमायोजन। क्या होता है कुसमायोजन? जब वातावरण और आप में असंतुलन स्थापित होता है तो उसको कुसमायोजन बोलते हैं। कुसमायोजन के प्रकार पे प्रश्न नहीं पूछता है। साधारण का मतलब नॉर्मल टेंशन हो गई एग्जाम के नाम से। गंभीर कुसमायोजन का मतलब है जब आपके मेंटल, दिमागी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। और अत्यधिक गंभीर कुसमायोजन होता है जब भावनात्मक पागलपन होता है, रिश्तों में, प्यार में धोखा हो जाता है, ये हो जाता है। कुसमायोजन के लक्षण क्या होते हैं देख लेना हल्का सा। इसमें पूछेगा भौतिक क्या होता है, फिजिकल सिंड्रोम क्या होता है। तो भौतिक का मतलब होता है जो शारीरिक लक्षण दिखाओगे, जैसे पैर हिला रहे हो, मुंह में नाखून ले रहे हो, ठीक है, मुंह को अलग तरीके से बिचका रहे हो, तो ये फिजिकल है। मुंह से नाखून कुतरना, पैर हिलाना, ठीक है, मतलब जो भी अंगुलियां चूसना, मतलब फिजिकली जो तुम चीजें करोगे ना, मुंह बिचकाना, ठीक है, ये सब भौतिक होता है। व्यवहारात्मक लक्षण का मतलब होता है जब तुम अकेले एकांतवासी बन जाते हो, चुपचाप रहते हो, दोस्त नहीं बनाते हो, चोरी करते हो, झूठ बोलते हो, एग्रेसिव बन जाते हो, तो ये व्यवहारात्मक लक्षण होता है। और तीसरा होता है संवेगात्मक लक्षण, जब तुम्हारे अंदर टेंशन, डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस ये आ जाते हैं, तो ये संवेगात्मक लक्षण देख लेना। कुसमार्जन के कारण क्या हो सकते हैं? व्यक्तिगत कारण में शारीरिक रोग या दोष की वजह से हो सकता है। पारिवारिक वातावरण अच्छा नहीं है, माता पिता के बीच संबंध नहीं है, सौतेले माता पिता हैं, लड़ाई झगड़े हैं, गरीबी है, हो सकते हैं। सामाजिक कारण, जातिगत भेदभाव, दूषित सिनेमा साहित्य। विद्यालय संबंधी कारण, पक्षपातपूर्ण मूल्यांकन, अनुशासन, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजिकल दबाव, अरुचि, दबाव, स्ट्रेस, इनसे हो सकता है। एक ऐसा अप्लाइड प्रश्न पूछ सकता है, कुसमाजित बच्चों के साथ शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो ये प्रश्न लगभग परीक्षाओं में आता है। ऐसा प्रश्न जब भी आए उसका एक ही आंसर करना। एक बच्चा चोरी करता आप क्या करोगे, एक बच्चा झूठ बोलता आप क्या करोगे, एक बच्चा होमवर्क नहीं करता है क्या करोगे। आपको एक ही आंसर देना है। वो बच्चा क्यों नहीं करता है, उसके कारणों को जानेंगे और उसका समाधान करेंगे। ये आपका एज ए टीचर बिहेवियर होना चाहिए। समझ में आ गई बात? कुसमाजित बच्चों के साथ शिक्षा का व्यवहार मतलब कारणों को जानकर उनको दूर करने का प्रयास करना, ये सबसे बेहतरीन उपाय होता है। बाकी पॉजिटिव व्यवहार, सकारात्मक व्यवहार, उनकी आवश्यकताओं को जाना, ये तो है ही, लेकिन पॉजिटिव कारणों का पता लगाकर समाधान सबसे बेस्ट। निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण, सकारात्मक विभक्ति, व्यंग्य तुलना नहीं करना, प्रतिस्पर्धात्मक चीजें नहीं करना, उसकी निंदा नहीं करना, आलोचना नहीं करना, ये कभी भी आंसर मत देना ऐसा। ये आपका टॉपिक है समायोजन। काम की बात है, निष्कर्ष इस टॉपिक का ये है, समायोजन के प्रकार, विशेषता याद रखना। प्रकार मतलब रचनात्मक छोड़ देना। अंत, जो आपका अंत व्यक्ति और अंतर व्यक्ति याद रखना। समायोजन की जो विशेषताएं, प्रकृति वो पूरी याद रख के जाना। कॉन्फ्लिक्ट और भग्नाशा पढ़ के जाना पूरा का पूरा, कॉन्फ्लिक्ट के प्रकार समझ लेना। और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधियों में जो मैंने मैन बताई है ना, वो ढंग से पढ़ लेना। मैन में कौन सी? प्रत्यक्ष में आपकी पहली युक्ति रेशनलाइजेशन, दमन, प्रतिक्रिया निर्माण, शोधन या उदातीकरण, और आपका प्रतिगमन, ये 5 विधियां पढ़ लेना। और गौण युक्तियों में क्षतिपूर्ति, प्रेक्षेपण, डेड ड्रीमिंग, प्रतिस्थापन, विस्थापन, ये कम से कम पढ़ जाना आप, ठीक है। और कुसुमायोजन के लक्षण पढ़ जाना। और जो नया तंत्र है, ये पलायन तंत्र, अंतर्दंडात्मक, बहिर्दंडात्मक, संज्ञानात्मक, ये थोड़ा सा समझ लेना क्योंकि इस पे पिछली बार प्रश्न आया है। बस ये टॉपिक कंप्लीट है। इसके PYQ का टेस्ट दे लेना, उससे और समझ में आ जाएगा। थैंक्स।